नमस्कार दोस्तों, मैं साधना त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित क्लास है, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो कि वाच्य से है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, और जब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, जब निगेटिव यानी कि नहीं की बात जहाँ पर की जाती है, वहाँ पर हम तुरंत भाववाच्य को लॉक कर देते हैं, यानी कि भाववाच्य को टिक कर देते हैं कि इसमें भाववाच्य हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को आप देखोगे, वाच्य जो हमने वीडियो बनाए हैं वाच्य से है, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और किस वाच्य को कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। जब नहीं की बात की जाती है तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वहाँ पर भाववाच्य लगा देंगे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। वहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, भाववाच्य के साथ चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुभाव होता है, विभाव होता है, या फिर रति होता है, या फिर इनमें से सभी। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति दाम्पत्य प्रेम, यानी कि रति हो जाता है। जब श्रृंगार रस की बात की जाती है तो रति यानी तीसरा विकल्प को लॉक कर देंगे, रति के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है कि तारानी तनुजा तट तमाल, तारानी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? तारानी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है अनुप्रास है, दूसरा है यमक है, तीसरा है उपमा अलंकार है, या फिर चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तारानी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास, जब वर्ण आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जब शब्द आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। और उपमा में क्या होता है? जब सा शी सम सरिस की बात की जाती है, यानी कि जिस शब्द में, जिस वाक्य में सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, वहां पर हम उपमा अलंकार को टिक कर देंगे। और उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो जहां पर मन मानव जन जानव आ जाए, वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर मन मानव की बात की नहीं जा रही है ना, तो यहाँ पे सा और सी सम सरिस है। यमक और अनुप्रास में आपको देखना है कि कौन सा अलंकार है। जब वर्ण आवृत्ति होती है, क्या पूछा जा रहा है? जब वर्ण आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा? अनुप्रास। वर्ण देखो यहाँ पर तावर्ण, तावर्ण, तावर्ण और तावर्ण, यानी कि तावर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को टिक कर देंगे। अगर यहाँ पर शब्द आवृत्ति की जाए, यहाँ पर अगर शब्द आवृत्ति हुई होती, तारानी और तारानी 2 बार या 3 बार आ जाता, हम वहां पर तुरंत यमक अलंकार को टिक कर, जैसे कनक कनक, कनक कनक ते शौकुनी, तो वहां पर कनक कनक शब्द जो है वहां पर 2 बार आया है। तो यहाँ पर आप अगर शब्द आवृत्ति की जाए तो यमक अलंकार, और अगर वर्ण आवृत्ति की जाए तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार को हम टिक कर देंगे, क्योंकि वर्ण और शब्द में बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यमक और अनुप्रास में। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, दूसरा है 5 जून को मनाया जाता है, तीसरा है 16 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर चौथा
है 14 सितंबर को। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात की जाए तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, 14 सितंबर के साथ चला जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द पूछा जा रहा है? योग रूढ़ शब्द पूछा जा रहा है। तो शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो क्या पूछा जा रहा है? योग रूढ़ पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय। विद्यालय क्या योग रूढ़ शब्द है। दूसरा है पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है दशानन, और चौथा ऑप्शन है कमल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो विद्यालय, अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, विद्यालय को अगर तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? विद्या धन आलय। जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो कौन सा शब्द हो जाता है? तो वो हो जाता है यौगिक शब्द। कौन सा हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ये कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द। अब पाठशाला की अगर बात की जाए तो पाठशाला को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? पाठ धन शाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कमल। अगर कमल का हम संधि विच्छेद करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि का अलग निकलेगा, माँ अलग निकलेगा, ला अलग निकलेगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब जिसका अर्थ ना निकले, जो अलग होने पर जिसका अर्थ ना निकले, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि आप एक शब्द में कह सकते हो जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जो तीसरा अर्थ प्रदान करे वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो हमारा विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। पाठशाला क्या है? यौगिक शब्द है। कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है योग रूढ़ पूछा गया है। तो दशानन, यानी कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ जब निकल रहा है तो हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, दशानन के साथ चला जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो बहुव्रीहि समास होते हैं, जो पद बहुव्रीहि समास के होते हैं वो हमेशा योग रूढ़ शब्द में ही जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दशानन जो होगा यही हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि इनमें से तत्सम शब्द हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम शब्द में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? तत्सम पूछा गया है। तो यहाँ पर किवाड़, किवाड़ क्या है? तत्सम है या तद्भव है? तो किवाड़ जो है वो है तद्भव शब्द, क्योंकि किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। क्या होता है? कपाट होता है। कहते नहीं मंदिर का कपाट बंद है, तो कपाट जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है, और ये किवाड़ क्या है? तद्भव है। तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। गोधूम की बात करें तो गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है। गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है। कपूर की बात करें तो कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर हो जाता है। तो कपूर शब्द क्या है? तद्भव है, ये भी हमारा कट जाएगा। कपड़ा, कपड़ा का तत्सम अगर हम देखें तो क्या हो जाए? करपट हो जाता है। क्या हो जाता है? करपट हो जाता है। तो ये भी हमारा तद्भव है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा है तो तत्सम के शब्द क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प के साथ चला जाएगा गोधूम, क्योंकि गोधूम हमारा तत्सम शब्द है और गेहूं हमारा तद्भव शब्द है। गेहूं हमारा तद्भव शब्द है और गोधूम हमारा तत्सम शब्द है। तो क्लियर है, यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, तत्सम के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि भिखारी को वस्त्र दान करो। जब भी हम दान की बात करते हैं, भिखारी को कंबल दान करो, भिखारी को वस्त्र दान दिया गया, जब भी हम दान की बात करते हैं वहां पर हम पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, संप्रदान कारक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? संप्रदान कारक लगा देंगे। कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं, जो शब्द के पहले लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या पूछा, उपसर्ग पूछा है, तो शब्द के पहले हमें ढूंढना है। तो अभिशाप क्या यहाँ निकल रहा है, अभी निकल रहा है। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए है कि कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है। तो पहला अति है, दूसरा अभि उपसर्ग है, तीसरा आधि उपसर्ग है या फिर असी उपसर्ग है। तो अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो क्या निकल रहा है, अभी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अभी निकल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अभी के साथ चला जाएगा कि अभिशाप शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राम मंदिर से घर जा रहा है, इसमें कारक कौन सा है। कारक बताना है कि राम मंदिर से घर जा रहा है, इसमें कौन सा कारक है। तो मंदिर से कहाँ जा रहा है, वो मंदिर से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। सपोज दैट ये मान लो ये मंदिर है और मंदिर से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो मंदिर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, मंदिर से अलग हो रहा है ना, मंदिर से वो घर जा रहा है। तो इसमें कौन सा कारक है, तो पहला अपादान कारक है, दूसरा करण कारक है, तीसरा कर्म कारक है या फिर नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई नहीं। तो मंदिर से घर जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जब अलगाव की बात की जाती है तो वहाँ अपादान कारक हो जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, अपादान कारक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि जगन्नाथ में संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो पहला है स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि है या फिर चौथा यण संधि है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है ये बताना है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा, जगत धन नाथ। क्या निकलेगा, जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। लेकिन यहाँ पर ता पे हलंत लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हलंत व्यंजन संधि में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर संधि पूछा गया तो यहाँ पर व्यंजन संधि को ब्लॉक कर देंगे कि जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कि पंचानन में कौन सा समास है। क्या पूछा रहा है, पंचानन। यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। तो पंचानन में कौन सा समास है, पहला तत्पुरुष समास है, दूसरा बहुव्रीहि समास है, तीसरा कर्मधारय समास है या फिर चौथा द्विगु समास है। तो पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन को अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। 5 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पर कर्मधारय की बात नहीं की जा रही। तत्पुरुष में क्या होता है, जिसमें दूसरा पद, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। कर्मधारय में जो विशेषण और विशेष की बात करता है वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। द्विगु समास जो पद संख्यावाची हो तो ये भी नहीं हो जाता। यहाँ दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के साथ चला जाएगा कि 5 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के साथ चला जाएगा। जो तीसरा अर्थ निकाले, जिसका तीसरा पद प्रधान हो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से महाप्राण व्यंजन है। क्या पूछा जा रहा है, महाप्राण। इनमें से महाप्राण व्यंजन है तो ऑप्शन देख लेते हैं। खा महाप्राण व्यंजन है, चा महाप्राण व्यंजन है या फिर छा महाप्राण व्यंजन है या फिर ता महाप्राण व्यंजन है। तो इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, हम एक ऑप्शन को उठाते हैं और उसी को उदाहरण से बताते हैं। जैसे हम खा की बात करते हैं तो खा किस वर्ग का है, का वर्ग का है। तो का, खा, गा, घा और गा, अंगा। तो इसमें से महाप्राण कौन सा होता है और अल्पप्राण कौन सा होता है। तो क्या पूछा गया है, महाप्राण पूछा गया है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं और दूसरे और चौथे क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, महाप्राण पूछा गया है। तो हम का को, गा को और अंगा को निकाल देते तो क्या निकलेगा, खा और घा निकलेगा। तो यहाँ पर खा और घा कहाँ पर है ये हमें देखना है।
तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। तो हमें प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण देखना है। तो खा है, खा किस वर्ग का है, का वर्ग का दूसरा वर्ण है। चा कैसा है, तो पहला वर्ण है, तो ये तो होगा नहीं। छा कैसा है, ये भी दूसरा है, चा और छा। और ता कैसा है, ये भी पहला वर्ण है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर महाप्राण पूछा गया है। तो खा और छा दोनों होगा, खा और छा दोनों होगा, तो इसलिए हमारा ए भी ऑप्शन सही है और छा ए भी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसको भी सही लगा देंगे और खा को भी सही लगा देंगे, यानी कि पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो चा छा जा झा य, तो चा और छा यानी कि छा वर्ण जो होता है दूसरा और चौथा वो महाप्राण होता है। तो यहाँ पर अगर दोनों भी आ जाए कि यानी दोनों, यानी कि ए और सी अगर दोनों पूछा जाए तो दोनों सही है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन मानते हैं कि जिसमें से दोनों भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि सोहन पढ़ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सोहन पढ़ रहा है, इनमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर इनमें से सभी। तो सोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो इनमें कौन सी क्रिया है जिसमें सकर्मक हो जाएगी, जिसमें कर्म सहित हो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती का है, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का है, तीसरा जयशंकर प्रसाद का या फिर चौथा सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 या फिर चौथा ऑप्शन है 3। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। तो कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा 4 के, यानी कि 4 के साथ चला जाएगा कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। यहाँ पर समास पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है कर्मधारय। तो अष्टाध्यायी में आपको बहुत ही ज्यादा देखना है कि इसमें कौन सा समास है और अच्छे से इसको पढ़ना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 अध्याय। अष्टा का मतलब होता है अष्ट, मतलब 8 अध्याय, यानी कि 8 अध्यायों का जब समूह की बात की जाती है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जब भी संख्या की बात की जाए क्या निकलता है, यहाँ पर 8 अध्याय निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय। जहां पर संख्या निकलता है, जहां पर संख्या की बात की जाती है, वहां पर हम कौन सा समास टिक कर देंगे, द्विगु समास के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, द्विगु समास के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है शब्द होता है, दूसरा वर्ण होता है, तीसरा व्यंजन होता है या फिर स्वर होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, क्योंकि सबसे पहले हम वर्णों को सीखते हैं, ना कि शब्दों को सीखते हैं, ना कि व्यंजन को सीखते हैं या कि स्वर को सीखते हैं। इकट्ठे सारी चीजें हम नहीं सीखते, सबसे पहले हम वर्ण को सीखते हैं कि का कैसे बनता है, खा कैसे बनता है, आ कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण हो जाती है। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, कहते हैं ना श्री गणेश कर दिए। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो पहला गजानन होता है, दूसरा इत श्री होता है, तीसरा संक्षेप होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इत श्री। क्या होता है, इत श्री। जब भी श्री गणेश का विलोम पूछा जाए आप इत श्री को टिक कर देना। क्लियर है, क्योंकि गणेश का विलोम, गणेश का अर्थ ही होता है गजानन। तो यहाँ पर श्री गणेश का जब विलोम पूछा जाए तो इत श्री लगा दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूषण किस रस के कवि थे।
भूषण जो हैं वो किस रस के कवि थे? तो पहला शांत रस के, दूसरा वीर रस के, तीसरा श्रृंगार रस के और चौथा इनमें से सभी। तो भूषण जो हैं ये वीर रस के कवि थे। तो भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के कवि थे। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, वीर रस के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है ये आपको देखना है। तो पहला कामायनी, दूसरा यामा, तीसरा उर्वशी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, कामायनी के साथ चला जाएगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर यामा की पूछा जाए तो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। उर्वशी की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ये सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यामा की बात की जाए तो महादेवी वर्मा की रचना है, उर्वशी की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और कामायनी की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।